नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कोरोना की, और कोरोना से पूरा देश इस वक्त बदहाल है, बेहाल है। परेशानियां दिन ब दिन खराब उठती जा रही है, और ऐसे में उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में भी यही स्थिति नजर आ रही है। अस्पतालों की अव्यवस्था, और इस अव्यवस्था के बीच सरकार पर अब विपक्ष का वार भी शुरू हो गया है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कोरोना संक्रमित मरीजों को उचित इलाज मिले, अस्पतालों में भर्ती हो, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो, दवाइयों की कोई कमी ना पड़े। लेकिन इसके बावजूद कहीं भी वो व्यवस्था ठीक से नजर नहीं आ रही है, और ऐसे में विपक्ष, पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के तरफ से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने तो सीधे सीधे ये सवाल उठा दिया है कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं देश भर में, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है, अगर वो स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र रूप से रहे तो 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जब पिछले, यानी कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो भी स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के पास था, और तीरथ सिंह रावत जी बने हैं उनके पास ही स्वास्थ्य मंत्रालय है, और ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के पास कोई भी मंत्रालय नहीं है और सभी मंत्रालयों का मॉनिटरिंग करते हैं। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के तरफ से क्या कहा गया है। पहले ये सुनिए और फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए, दिल्ली सरकार वो सरकार है जो आने वाली चीज़ों को पहले से भांप लेती है और उसके हिसाब से कार्य करती है। पिछला कोरोना काल भी आपने देखा होगा, और इस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने काफ़ी सारे नए हॉस्पिटल्स को ताबड़तोड़ स्थापित किया, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का हॉस्पिटल हो, चाहे वो राहुज एवेन्यू आईटीओ का हॉस्पिटल हो, या अन्य जगहों की हो। तो लगातार बेड की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन कोविड जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए कुछ दिन लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, और उसकी रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है वो बहुत सोच समझ कर लगाया गया है। उत्तराखंड में भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इतनी सोच वाले नेता नहीं हैं। आप देखते हैं कि हमें इस वक्त एक फुल टाइमर हेल्थ मिनिस्टर की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य रहता है कि जो पिछले मुख्यमंत्री थे स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास था, इस बार भी जो मुख्यमंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास रहता है। तो स्वास्थ्य विभाग में आखिर ऐसा क्यों है, क्यों उन्होंने प्रिय बनाया कि मुख्यमंत्री जी को अपने पास रखना पड़ता है? क्यों ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी से नहीं सीखते कि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है फिर वो मॉनिटरिंग करते हैं? मुख्यमंत्री का काम है मॉनिटरिंग करना। कभी भी मैनेजमेंट ये सिखाता है आपको कि काम को करवाना और दूसरों के द्वारा करवाना, उसको आपको व्यवस्था कहते हैं, उसको मैनेजमेंट। तो आम आदमी पार्टी ने जो सवाल उठाया है, कहीं ना कहीं सवाल में दम है। आखिरकार उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य मंत्री को लेकर क्यों नहीं पहले से पहल हुई, और क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री अलग से किसी को जिम्मेदारी दी गई है? इस वक्त भी मुख्यमंत्री के पास ही स्वास्थ्य मंत्रालय है, और मुख्यमंत्री की तरफ से जितने प्रयास हो सकते हैं प्रयास तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है, क्योंकि लगातार वहां पर जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही है। अलग अलग जिलों से जो खबर आ रही है, अस्पतालों का हाल बेहाल है, मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, और दवाइयों की घोर कमी हो रही है। ऐसे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड सरकार के पास वो कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने अलग से स्वास्थ्य मंत्री को नियुक्त क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री क्यों अपने पास वो जिम्मेदारी रखे हुए हैं, ताकि उसमें कोई, क्योंकि ये जो कार्य है वो बहुत बड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा कार्य है, और इसलिए मंत्रालय होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है, और उसी पर आज हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी राय लेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार ये दिक्कत क्यों आ रही है। और कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां बन रही है लगातार उत्तराखंड में, कोरोना को लेकर जो स्थिति इस वक्त है वहां पर वो बेहद ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। चाहे कुंभ मेला को लेकर हो या फिर अस्पतालों को लेकर हो, जहां भी आप जाइए अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इतनी अव्यवस्था क्यों फैल गई है उत्तराखंड के अस्पतालों में, जहां मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई लोग ऐसे भी शिकायत कर रहे हैं कि मरीज को ठीक तरीके से भर्ती भी नहीं किया जा रहा है, यानी कि भर्ती भी नहीं कर पा रहा है। और कोरोना जो मरीज है वो चारों तरफ इस वक्त वो सहमे से नजर आ रहे हैं, लोग छटपटा रहे हैं, वहाँ की जनता जो है वो त्रस्त है। व्यापारी वर्ग की अगर बात कर ली जाए तो व्यापारी वर्ग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जनता भी सामने आई है, क्योंकि सबको बचना है, अपनी जान तो बचाना है, और जान बचाने के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी किए हैं उस गाइडलाइंस के मद्देनजर आपको आगे बढ़कर काम करना होगा, और उसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे, अस्पतालों के हाल को जानेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में
जो अलग अलग यानी 13 जिले में किस तरीके के हाल हैं। हालांकि पहल ये भी हुई है कि अगर आपको शक है कि आप हो सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो, तो आपको शक पे ही आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, यानी किट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे जिसमें 7 टैबलेट्स होते हैं। सरकार ने अपने प्रयास लगातार जारी रखे हैं, लेकिन उस प्रयास के तहत कमियां जो है उस कमियों को भी हम आज उजागर करेंगे और विपक्ष के सवाल को हम जवाब देंगे। डॉक्टर RN टंडन, पूर्व महासचिव IMA, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। विपिन केंतुरा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नवीन पिरशाली जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम जिन्होंने सवाल उठाया है, नवीन पिरशाली से हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो हालात हैं उत्तराखंड में या फिर पूरे देश भर में कोरोना को लेकर एक महासंकट आया हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं, अस्पतालों में भी अव्यवस्था है। आपको कमी सुझाने से बेहतर यह होता कि आप सहयोग करते, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने कमी बताई है तो क्या कमी है, क्या दिक्कत है? देखिए सर, इसमें राजनीति किसी प्रकार की नहीं हो रही है। अगर जहां तक राजनीति की बात है, हमने सहयोग करने की कोशिश की है, हमने सरकार को बताने की कोशिश की है कि जो जनता को परेशानी ग्राउंड लेवल पर हो रही है, आप उसका समाधान निकालिए। क्योंकि अगर लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास 7,000 बेड हैं, 2-2,500 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं। तो हमारा मानना यह है कि अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो उन संसाधनों की जानकारी आप अपने वेबसाइट पर दे दीजिए या कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर दीजिए ताकि जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि हम सब काम जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो आज जो कोविड का चारों तरफ फैल चुका है, और जैसे आपकी रिपोर्ट भी कह रही है, आज रेमडेसिविर जो लाइफ सपोर्ट ड्रग है मार्केट में मिल नहीं पा रही है। अब टेस्टिंग भी कम कर दिया सरकार ने, और रिपोर्ट आने में भी 4-5 दिन लग रहे हैं, और एक टेस्टिंग के लिए सरकारी हॉस्पिटल में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। तो ये सब जो अफरा तफरी मची है, इसको सरल करने का एक तरीका है कि सरकार के जो संसाधन है वो जनता के सामने किसी प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाए, ताकि जनता को पता चल जाए कि मेरे जिले के फला अस्पताल में यहाँ अभी बेड खाली है, मेरे को यहाँ जाना चाहिए, न कि इस हॉस्पिटल में। नहीं तो मरीज यहाँ से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, तो मरीज की जान जा सकती है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी कमी जो उजागर हुई है, जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि जो कोटद्वार में ऑक्सीजन का प्लांट सेटअप होना था, हमारी सरकार 4-5 महीने में एक वहां पे हॉल नहीं बना पाई, और आज वो प्लांट फाइनली महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया। तो कैसे हम करेंगे आगे, इस चिंता को हम लेके चल रहे हैं। एक विपक्ष के नाते हमारा राजनीतिक धर्म है कि जहां हमें कमी दिखती है उसको सकारात्मक तौर पर सरकार के कानों तक पहुंचाना, और हमने ये पहुंचाने का काम किया है। जी विपिन केंतुरा जी। देखो विद्यासागर, हमारी सरकार जो है संवेदनशीलता से इस समय काम कर रही है, और निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से हम कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, और बीच में अनलॉक हुआ, सब चीजें अनलॉक हुई, और धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो अपने पटरी पर जो है वो लौटने लगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी तेजी से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, इस पर पूरी सरकार ने फोकस किया है। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री जी ने कल भी निरीक्षण किया, आज भी मुख्यमंत्री जी ने कोरोनेशन हॉस्पिटल जो है हमारा देहरादून में, उसको कोविड हॉस्पिटल के तहत शुरुआत करने की बात की, और कल से वहां पर मरीजों को जो है बेड उपलब्ध हो जाएंगे, और वहां सीधे से कोविड के मरीजों का इलाज होगा। और जहां पर देखिए, जो हमारा रायपुर स्टेडियम था उसमें 450 बेड थे, उसमें 500 बेड और एक्स्ट्रा जो है सरकार ने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज वहां का भी निरीक्षण किया और कहा कि उस पर भी जो है उसको बढ़ाया जाए, 500 बेड और वहां पे लगाए जाए। जिलों के अंदर प्रत्येक जिलों में जो है बेड बढ़ाने की बात है। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की कहीं पर भी कमी नहीं है। ऑक्सीजन पर हमारे पिछले 6 महीने में हमने 8 जनरेट प्लांट ऑक्सीजन के लगाए हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात आज मीडिया के माध्यम से देखिए, ये बार बार ये बातें कही तो जाती है विपिन केंतुरा, ये बात कही जाती है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन भी है, दवाएं भी हैं, अस्पताल में बेड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मरीज की स्थिति बहुत बदहाल है। मरीज जब पहुंचते हैं इलाज के लिए, कोरोना पेशेंट, तो उन्हें बेड भी नसीब नहीं होता। बेड के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इलाज भी समुचित तरीके से नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, कहने से नहीं होगा, आप करना होगा। देखिए विद्यासागर, जो अगर जो ट्रैक देखें तो लगभग
5,000 जो है अभी तक जो पेशेंट हैं वो अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, और 3,500 से ऊपर जो हमारे पेशेंट हैं वो घर में रह करके क्वारंटीन होकर के अपना इलाज कर रहे हैं। सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर भी गाइडलाइन जो है वो बना दी है कि कौन लोग अपने घर में होम आइसोलेशन लेकर के अपना इलाज कराना चाहता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने पहले कोरोना वैश्विक महामारी के पहले स्ट्रेन को हराया था, दूसरे स्ट्रेन को भी हमारी देश की जनता हराएगी। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। आप देखिए लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। लॉकडाउन के पक्ष में प्रधानमंत्री भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल ये बातें कही है कि वो जो जब हम बहुत क्रिटिकल में हो जाएंगे ये तो अंतिम विकल्प के तौर पर होगा। सवाल ये है इस वक्त को अभी जो संभालने की ज़रूरत है उत्तराखंड में, अस्पतालों में व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है, वो व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? आप बातें कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बेड्स हैं, लेकिन जानकारियाँ किसी के पास नहीं है, और जब मरीज वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। ये विपक्ष का आरोप है। कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी ये आरोप लगा रही है। डॉक्टर आर.एन. टंडन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व महासचिव IMA। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं उत्तराखंड के जो हालात हैं इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर, लगातार तेजी से जो रफ्तार बढ़ रही है और रफ्तार बढ़ने के साथ साथ लोगों की मौतें भी हो रही है। व्यवस्थाओं को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त व्यवस्थाएं हैं क्या वो काफ़ी है? दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हम व्यवस्था तो उसके हिसाब से करते हैं जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञान हो, और जितनी हमें एक्सपेक्टेशंस होती है उसके हिसाब से हम करते हैं, और हर एक स्टेट की अपनी एक कैपेसिटी है जिसकी बेसिस पे वो सब काम करते हैं जी, और उसके हिसाब से क्या प्रिपरेशन उन्हें करनी चाहिए, क्या उन्हें की, ये स्टेट अथॉरिटीज को पता होगा। और जैसे प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी परेशानी ये आई है कि जिस तरह से नंबर सडनली बढ़ा है, उस नंबर को टैकल करने की जो एक क्षमता होती है उस क्षमता में बहुत कमी है। क्योंकि जो अचानक हमारे को सबको पता है कि उत्तराखंड में नंबर कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है, उन सब चीजों को देखते हुए हमारी क्षमता जो है वो आम तरह से जो कैलकुलेट किया थी उससे कहीं गुना ज्यादा होनी चाहिए, और इसी वजह से परेशानी हो रही है। और मरीज को जब भी थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो वो सीधे भागता है कि हम अस्पताल में चले जाएं, हमारा इलाज हो जाए या हम भर्ती हो जाए। तो जब नंबर ऑफ पेशेंट्स इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो उनको संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का स्टेट जो है अपने आप एक थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेट है। हर जगह अलग अलग तरीके की अप्रोच होती है। एक इतनी हाइट पे है, एक लोअर हाइट पे है, और एक जो भी है चीजें देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में, उन सबको आपने जिस तरह से मैनेज करना है वो आप कर रहे हैं। इनके बेसिक सेंटर्स यही हैं, देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार वगैरह एरिया। इन्हीं में सबसे ज्यादा जो है जोर पड़ रहा है मरीजों का, और इसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके की जमावट हो रही है लोगों की, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बढ़नी है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितने भी टेस्ट करा लो, कितनी भी चीजों को समझा लो लोगों को, परंतु अगर मास्किंग का अभाव है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे और हर जगह की जो है हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो चरमरा जाता है। जब महाराष्ट्र के मुंबई जैसे स्टेट में और इतने बड़े शहर के अंदर हेल्थ स्ट्रक्चर पे जब जोर पड़ा तो वो भी संभालने में मुश्किल पा रहे थे। वही हाल पूना में है, वही हाल नागपुर में है, और वजह सिर्फ यही है कि सडनली जो नंबर बढ़ता है, और उसमें अगर आपका जो प्रिकॉशन है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसकी बात हर चैनल पे हर समय हर डॉक्टर कर रहा है, अगर उसकी परवाह नहीं की जाएगी तो शायद कोरोना की महामारी को रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलाज तो वैसे ही लिमिटेड लोगों के लिए हम कर पाएंगे जिस तरह से नंबर बढ़ रहा है उस हिसाब से, परंतु अगर हमें रोकना है तो उसके सिर्फ 3 ही उपाय हैं। मास्किंग, वो भी डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि किसी भी तरीके की भीड़ ना हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो गेम्स हो, किसी भी तरीके की कोई भी
गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। और हम तो रिक्वेस्ट आम जनता से जी करेंगे डॉक्टर साहब, कि उन्हें इन सब जगहों में जाने की कोई जरूरत नहीं जी, है, डॉक्टर उन्हें साहब। अवॉइड करना चाहिए और अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर कोरोना को हराना है तो सब मिलकर लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए आपको अपनी सावधानी बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना, डिस्टेंस को मेंटेन करना और हाथों को सैनिटाइज करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, देखिए देवभूमि उत्तराखंड की जहाँ तक बात कर ली जाए, हमेशा वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, या धर्म नगरी, यहाँ पर लोग दर्शन तीर्थ के लिए जाते हैं। हरिद्वार में अभी अभी कुंभ चल ही रहा है, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लाखों की तादाद में, जो उम्मीद से भी ज़्यादा। और वहाँ पर किसी प्रकार के कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, और उसी के बाद से कोरोना बम फूटा है उत्तराखंड में। ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि आप सलाह दें उन लोगों को कि किस तरीके से अब इसे कंट्रोल किया जाए, और जिन्हें थोड़ा सा भी लक्षण, जिन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें कोरोना का लक्षण हो सकता है, वो घर पे ही रहकर कैसे इलाज करा सकते हैं। देखिए, बहुत जरूरी चीज है, सबसे पहले जो प्रिकॉशंस है, सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि हमको, यानी कि आम जनता को खुद सोचना है कि उनकी सेहत के लिए और उनके परिवार की सेहत के लिए क्या चीज जरूरी है। जी, धर्म स्थल, हर तरीके के फेस्टिवल, हर तरीके की चीजें जो हैं वो आगे जिंदगी रहेगी तो वो हमेशा आते रहे, पहली चीज। दूसरी, अगर आपको बहुत ही जरूरी है जाना तो आपको डबल मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। जी, तीसरा, अगर आपको जरा से भी सिम्टम्स आते हैं कॉमन कोल्ड के, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन कोल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं शुरू में शायद कॉमन कोल्ड से ही मिलते जुलते थे, अभी बदल रहे हैं। तो कॉमन कोल्ड के भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को घर में रखें, और अगर सुविधा मिल सकती है तो कोरोना का टेस्ट कराने के लिए भागें। अन्यथा सबसे अच्छा है कि अपने आप को आप 14 दिन आइसोलेट कीजिए, और अगर सिम्टम्स खराब होते हैं तो डॉक्टरों से मिलके उसके हिसाब से इलाज कीजिए। ना तो आप टेस्टों के पीछे भागिए, उससे क्या होता है, टेस्टों के पीछे भाग रहे हैं, भीड़ लग रही है और वहां रश हो रहा है, वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनसे और आपको मिलन हो रहा है और कोरोना बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार का दायित्व बन जाएगा कि कोरोना टेस्टिंग के सेंटर्स ऐसी ऐसी जगहों पे, दूर दूर समय जगहों पे रखे जाएं जहां पे ऐसे लोग आए और वो दूसरे कोरोना संक्रमित लोगों के बीच में ना पहुंचे, तो फायदा होगा, उनको बढ़ना भी बचेगा, और उन लोगों को जिन्हें इन्फेक्शन नहीं है वो इन्फेक्शन से भी बच पाएंगे। जी, नवीन। और तीसरी चीज है कि अननेसेसरली अस्पतालों में मत जाएं, क्योंकि वहां पर हर मरीज को जाने की जरूरत नहीं है। 15% से 20% लोगों को ज्यादा से ज्यादा अस्पताल की सर्विसेज की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 80 से 85% को होम आइसोलेशन और होम ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेरे हिसाब से सरकार का दायित्व है कि वो इस तरीके के आइसोलेशन की गाइडलाइंस बनाए, डॉक्टरों को उनके सपोर्ट कर ले और उनसे बोले कि वो इन लोगों का जो होम आइसोलेशन में है उनका इलाज करें, उनको अपनी राय दें, और कभी जब समस्या आती है, जब बीमारी बढ़ती है, तो उन्हें अस्पताल की तरफ रुख करें, उन्हें वहां रेफर करें। अगर हर अस्पताल मरीज हर अस्पताल की तरफ ही भागेगा तो अस्पतालों में भीड़ लगेगी, बहुत कम मरीजों को बिल्कुल। और देखने को ये मिल रहा है डॉक्टर साहब, ये पूरे देश भर में अस्पतालों में कहीं भी बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर अब स्टेडियम में, होटल्स में या फिर शादी हॉल में, उन जगहों पर अब बेड्स की तैयारी की जा रही है। नवीन पिरशाली, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने एक और सवाल उठाया था स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, आप उसे स्पष्ट करें। सब बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि किस किस हिसाब से हमने इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा है, कौन आइसोलेट होना चाहिए, कौन हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए, इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और जो संसाधन है, इन संसाधनों को बढ़ाने के लिए किसी सरकार की तरफ से कोई एक नुमाइंदा होना चाहिए जो हेल्थ सेक्टर को फोकस करे। अभी मुख्यमंत्री जी के पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके पास कई और डिपार्टमेंट्स हैं। एक व्यक्ति के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट को अपने आप में केंद्रीकृत करके उस पर काम करना बहुत असंभव है जी। उनको इस वक्त मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। कोई एक हेल्थ मिनिस्टर अगर परमानेंट फुल टाइमर हेल्थ मिनिस्टर अगर हमारे पास होते तो वो सारी व्यवस्थाओं को देखते, सारा जायजा करते और लोगों से मीटिंग्स करते। जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे रोज मीटिंग होती है, और रोज कितने बेड हमें चाहिए। जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है
और कोविड देखते हुए जो वो प्लान हमें करना चाहिए था, लेकिन उस प्लान में हम बहुत पीछे हो रहे हैं। वो प्लान कहीं भी नहीं रहा। उसका तो कारण है कि नवीन जी आप ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर नहीं होने के कारण ही स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है? नहीं, उसके कई कारण हैं चरमराने के। एक कारण ये भी है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है। हेल्थ व्यवस्था तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, संसाधन नहीं है, जहां मौका मिलता है वहां कर नहीं पाते। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ आ रहा था, हम उसके लिए एक हॉल नहीं बना पाए। जो सरकार एक हॉल नहीं बना सकती 4 महीने में, आगे क्या कर सकती है? विपिन जी आप जवाब दें। देखिए विद्यासागर जी, सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, वो उनके पास स्वास्थ्य विभाग है। और जिस प्रकार से उन्होंने कल भी जीरो ग्राउंड में जाकर के अस्पतालों का निरीक्षण किया, आज भी वो गए हैं, फुल टाइम काम करते हैं मुख्यमंत्री, और उनके पास कई विभाग होते हैं। अभी अगर जो स्वास्थ्य मंत्री की आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आम आदमी पार्टी की इससे पहले जब डिबेट शुरू हो रही थी, उनकी बाइट्स भी चल रही थी कि मैं तो उनको कहूंगा कि अगर दिल्ली में अगर जो आपका फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री, तो क्यों बेकाबू हो रहे हैं हालात? आप इस समय राजनीतिक समय नहीं है, राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय अपने देश के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार से मिल सके, हम सब लोग किस प्रकार से सहयोग करें, सभी राजनीतिक दलों को एक राजनीति से ऊपर उठ करके इस समय काम करने की जरूरत है। और जिस प्रकार मैंने कहा कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, उसमें हमने 5 सदस्यीय कमेटी की भी घोषणा की है। जिले स्तर पर हमारे लोग जो हैं कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कहां पर किस शहर में बेड खाली हैं, किस शहर पर क्या है, वहां के मेयर हैं, वहां के एमएलएज हैं, सब लोगों से कोऑर्डिनेशन कर करके वहां के लोगों को, वहां के जो भी शिकायतें, जो भी चीजें मरीजें भेज रहे हैं, जो हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस समय इस प्रकार से काम करने की जरूरत है सारे राजनीतिक दलों को। और ये कोरोना वैश्विक महामारी आपने देखा होगा, इटली जैसे, अमेरिका जैसे, जिसको कहते पूरे थे दुनिया में के क्षेत्र में, पूरे दुनिया में कोहराम मचा हुआ है जी, बिल्कुल कोरोना को लेकर पूरे दुनिया में इस वक्त संकट के बादल छाए हुए हैं। उनका डंका बजता था हेल्थ के जी, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नवीन, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, नवीन आपको क्यों ऐसा लगता है कि व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है? मुख्यमंत्री खुद ही जब होम आइसोलेट थे, मुख्यमंत्री कोरोना पीड़ित हो गए थे, उस दौरान भी लगातार निर्देश दे रहे थे, गाइडलाइंस जारी कर रहे थे, और जब से ठीक हुए हैं वो जीरो यानी कि अस्पताल जाकर खुद कोविड पेशेंट को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? सिर्फ राजनीति करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए? मैं आपको बताऊं 2-3 चीजें बहुत। आपने अभी कैंसुरा जी ने दिल्ली सरकार की बात करी थी कि दिल्ली सरकार में फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर हैं, वहां पर व्यवस्था क्यों बिगड़ी? मैं दिल्ली सरकार के काम की बात अगर आपको करूं तो दिल्ली सरकार इस पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रही है। नहीं, आप मुझे सिर्फ उत्तराखंड पे बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए सिर्फ। नवीन जी, विद्यासागर जी, मैं बता रहा हूँ वहां से बात आएंगे, क्योंकि आप ये कैंसुरा जी दिल्ली तक पहुंच गए थे, तो मैं दिल्ली से वापस इनको लाऊंगा कि दिल्ली में सरकार के पास नवीन भाई, मैं बता तो रहा हूँ बहुत बढ़िया हाल है वहाँ पर, इसलिए कंट्रोल होगा, इसलिए कंट्रोल। कैंसुरा जी ये बताइए, आपकी सरकार ने पिछले 1 हफ्ते में हॉस्पिटल में कितने बेड बढ़ाए? दिल्ली के एक हफ्ते में विद्यासागर जी 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया। देखिए बिहार के लोग, उत्तराखंड डॉक्टर साहब से फाइनल कमेंट्स लेते हैं। नवीन प्रसादी जी, विपिन जी, डॉक्टर साहब से फाइनल कमेंट्स। डॉक्टर आर.एन. टंडन साहब, दिल्ली में सरकार ने 2 हफ्ते में 13,000 बेड बनाए। देखिए, दिल्ली सरकार ने 2 हफ्ते में 13,000 बेड की व्यवस्था की है। आज दिल्ली में 19,796 डॉक्टर साहब, आपकी सरकार ने 2 हफ्ते चलते चलते आपसे हम फाइनल कमेंट्स जानना चाहते हैं। सरकार ने, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोरोना मरीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे रहना चाहिए? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ विद्यासागर जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता ये बताएं कि उन्होंने पिछले 2 हफ्ते में। नवीन जी आप शांत रहें, नवीन जी शांत रहें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ। नवीन जी, कोरोना में किस तरह से आपको अपना बचाव रखना है और अपने परिवार का बचाव रखना है, और किस तरीके से होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवाना है गवर्नमेंट के सपोर्ट से और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स के सपोर्ट से। और उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन की इजाजत मिल चुकी है, हालांकि 1 मई से शायद सबको 18 से ऊपर सबको वैक्सीन लगना है, तो कृपा करके वैक्सीन लगवाएं। पर वैक्सीन लगवाने के बाद भी इस चीज को याद रखें कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबसे बड़ा मास्किंग
और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, ये तीनों चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि जी। वैक्सीन लगने से चलिए। आपको स्वास्थ्य में फायदा मिलेगा, आप सीरियस नहीं होंगे, परंतु बीमारी कभी भी हो सकती है, परंतु उसको बचने के लिए आपको सिर्फ डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग को 100% चलिए, फॉलो करके बहुत बहुत रखना शुक्रिया, है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर अगर कोरोना से आपको बचना है तो ये 3 चीजें जो आप मंत्र के तौर पर रख लें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना यानी डबल मास्क लगाना और बार बार हाथों को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही।